हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू दिस लाइव फेसबुक सेशन। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कपूर और मैं रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में पेट का विशेषज्ञ डॉक्टर एवं सर्जन हूं। आज मैं आप सबसे बहुत ही ज्यादा कॉमन एनस यानी कि जिसे हम हिंदी में गुदा द्वार बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे। मल द्वार या एनस में कॉमनली लोगों को कुछ एक विशेष समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, वहां पे पेन होना, सूजन या भारीपन का महसूस होना, या मवाद जिसे हम इंग्लिश में पस बोलते हैं, उसका रिसाव होना। तो ब्लीडिंग, पस आना, बहुत ज्यादा पेन होना, ये एनस को बहुत ज्यादा कॉमनली ग्रसित करती हैं और इस जगह के बारे में जिक्र करने में आमतौर पे लोग बहुत शाई महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। वो अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपने डॉक्टर्स के साथ इस समस्या को खुल के डिस्कस नहीं कर पाते। यही कारण है कि लोगों की इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस काफी कम होती है और वो नॉन साइंटिफिक या उन चीजें जिन पे विश्वास नहीं किया जाता, उनके ऊपर उनको निर्भर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो भ्रमित भी रहते हैं और ऑफन वो मिसगाइड हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे बवासीर की। बवासीर को इंग्लिश में आम भाषा में पाइल्स बोला जाता है और मेडिकल भाषा में हम इसे हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लेट्रिन का रास्ता है, एनस, उसके बिल्कुल शुरुआत में ही हमारे नॉर्मल भी कुछ खून की नसें या जिसे हम इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं, वो रहती हैं। उनका काम होता है, वो एक कुशन यानी कि एक सॉफ्ट पिलो की तरह काम करती हैं, ताकि वहां से जब भी पैखाना, मल, लेटरिन निकले तो उस जगह को वो एक सपोर्ट दे, वहां पे अधिक घर्षण या रगड़ ना हो। नॉर्मल रूप से ये वेन्स किसी को कोई समस्या नहीं करती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कब्ज है, पेट नहीं साफ हो रहा, लंबे अरसे से वो काफी ज्यादा कड़ी लेटरिन जो है वो पास करते हैं या लेटरिन करने में बहुत ज्यादा अधिक जोर लगाते हैं, बार उनको लेटरिन जाना पड़ता है, इस तरीके की समस्याओं के चलते कई बार गुदा द्वार की ये वेन्स फूल जाती हैं और खून से भर के काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये नॉर्मल वेन्स एबनॉर्मल जब हो जाती हैं तो इनको हम बवासीर या पाइल्स या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरॉइड्स का नाम देते हैं। एक डॉक्टर इन पाइल्स को क्लासिफाई करता है अलग अलग श्रेणियों में। यदि ये बिल्कुल शुरुआती है तो इसको फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड्स बोला जाता है, और अगर ये बड़ी हो जाती हैं तो ये ग्रेड 2 या सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और अगर ये बहुत ही बड़ी हैं और इवन की ये नॉर्मल गुदा द्वार के बाहर ही बड़े बड़े खून के गुच्छों की तरह दिखाई देती हैं और लटकी रहती हैं, तो इनको फोर्थ डिग्री पाइल्स भी बोला जाता है। एक व्यक्ति जो कि पाइल्स या बवासीर से ग्रसित है, वो क्या क्या समस्याओं का सामना करता है? उसको आमतौर पे लेटरिन के साथ ब्लड का रिसाव की शिकायत रहती है। लेटरिन के ऊपर बूंदों के रूप में, एकदम ताजा लाल खून की बूंदों के रूप में ब्लड ऊपर टपकता है। कई बार तो वो इवन पिचकारी की तरह, धार की तरह लेटरिन के ऊपर आता है। कुछ पेशेंट्स को ब्लीडिंग के अलावा वहां पे खुजली का एहसास होना, पानी का या म्यूकस का रिसाव होना, कईयों को वहां पर भारीपन का एहसास होना, ये समस्याएं जुड़ी रहती हैं। पाइल्स यानी बवासीर में आमतौर पे जो ये ब्लीडिंग होती है, इसमें साथ में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर उन बवासीर या पाइल्स में इंफेक्शन हो जाए या उसमें कोई खून का क्लॉट बन जाए, थक्का बन जाए, जिसको कि हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, या
ये पाइल्स में किसी और प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तब यही पाइल्स में पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मोशन पास करने के वक्त ब्लड भी आ सकता है और साथ में पेन का एहसास भी रह सकता है। गौरतलब ये बात है कि बवासीर के अलावा गुदाद्वार की जो और कुछ कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि फिशर यानी मल द्वार का कट जाना, छिल जाना। दूसरा, जिसको हम बोलते हैं भगंदर, जिसको इंग्लिश में फिस्चुला इन एनो बोला जाता है। ये बीमारियां भी आमतौर पे एक नॉर्मल व्यक्ति पाइल्स के साथ कंफ्यूज करता है। हमारे पास क्लिनिक में बहुत से पेशेंट आते हैं और वो गुदाद्वार से उत्पन्न हुई किसी भी समस्या को अमूमन पाइल्स का नाम दे देते हैं। जब हम पेशेंट से विस्तार में जानकारी लेते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में और उनका चेकअप करते हैं, तो हमें इस चीज का पता चलता है कि जिसको वो पेशेंट पाइल्स का नाम दे रहा है, वो असल में कई बार कोई और बीमारी होती है। जैसे मैंने बताया, वो फिशर हो सकता है, भगंदर हो सकता है, कई बार कांच का उतरना जिसको प्रोलैप्स बोलते हैं, वो हो सकता है। यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहूंगा। यदि किसी व्यक्ति को लेट्रिन के साथ ब्लड मिक्स होके आता है, यानी लेट्रिन और ब्लड में फर्क नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे में बुरी तरह से मिक्स हो रखी हैं, और रिसेंटली यानी कि पिछले कुछ दिनों से उनके लेट्रिन करने की जो आदत है उसमें विशेष बदलाव आए हैं, यानी कि उनको कब्ज रहनी शुरू हो गई। जो लेट्रिन पहले बिल्कुल ठीक होती थी, अब वो लेट्रिन उनको करने में बहुत कठिनाई आ रही है, या दिन भर में उनको 7-8 बार, 8-9 बार, बार बार लेट्रिन जाने का आभास हो रहा है, लेकिन लेट्रिन के नाम पे वो सफलतापूर्वक मल बिल्कुल भी पास नहीं कर पा रहे। साथ में वो पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है, यानी कि उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, वजन उनका कम हो रहा है। तो इन पेशेंट्स में कई बार गुदा द्वार का कैंसर रोग भी होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए अगर किसी को लेट्रिन के रास्ते में सूजन है, ब्लड आ रहा है या पेन है, तो वो इसको पाइल्स का नाम देके कई बारी कंफ्यूज रह सकता है, और वो इस प्रॉब्लम की चर्चा किसी से नहीं करता और अपने ही लेवल पे वो खुद से समाधान करने की कोशिश करता है, तो कई बार ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि हम पाइल से बच सकते हैं। रोज आप पानी का जो इनटेक है वो अच्छी मात्रा में रखें, यानी कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। जब हम 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो हमारी जो लेट्रिन या मल बनता है उसमें कुछ नमी रहती है, और वो पाइल्स वाले स्थान को कम डिस्टर्ब करती है, पॉटी बड़े आराम से होती है। इससे बवासीर बनने के चांस कम होते हैं। उसी प्रकार हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट और फाइबर का सेवन करने से भी मल में एक फुलाव यानी कि वॉल्यूम आता है, और उससे कब्ज भी कंट्रोल होती है और पाइल्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। कुछ लोगों को लेट्रिन के समय बहुत अधिक नीचे को जोर लगाना या प्रेशर देने की एक आदत होती है। ये आदत पाइल्स को बढ़ावा देती है। तो आपको मल पास करते समय एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। जितना नॉर्मल प्रेशर प्राकृतिक रूप से एक इंसान को देना होता है उतना ही पर्याप्त है। ज्यादा प्रेशर लगाने से पाइल्स या बवासीर बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं पाइल्स की ट्रीटमेंट के बारे में। यदि पाइल्स बिल्कुल शुरुआती है तो उसमें केवल खान पान, एक्सरसाइज, और अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वजन को करेक्ट कर लिया, एक्स्ट्रा वेट को लूज कर लिया, इन चीजों से पाइल्स को रोका जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर पाइल्स बढ़ जाते हैं
तो वैसे में कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि कुछ दवा का सेवन डॉक्टर आपको बताएंगे, या किसी ना किसी प्रकार का हमें उसमें प्रोसीजर करना पड़ सकता है। प्रोसीजर कुछ सर्जिकल होते हैं यानी कि ऑपरेशन विधि वाले, और कुछ नॉन सर्जिकल होते हैं। नॉन सर्जिकल में जो बवासीर फूली हुई है उनमें दवा डाली जा सकती है या उनके ऊपर बैंड चढ़ाए जा सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स, कुछ पेशेंट डरते हैं कि भाई हम सर्जरी नहीं कराएंगे, हमें सर्जरी से बहुत डर लगता है, लेकिन जिनकी पाइल्स काफी बड़ी हो चुकी हैं उनमें अगर हम सर्जरी ना करें या पेशेंट ना करवाए तो वो और भी ज्यादा एक दिक्कत बढ़ती रहती है, वो काफी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है जिसका कि खामियाजा भविष्य में और भी ज्यादा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सही टाइम पे अगर आपको सर्जन सर्जरी की एक राय दे रहा है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। पहले समय में सर्जरी में वो बढ़ी हुई बवासीर को ऑपरेशन के द्वारा कट किया जाता था। इसमें कई बार पेशेंट को कई दिन तक ड्रेसिंग कराने की आवश्यकता पड़ती थी और इसमें पेन भी होता था। लेकिन अब मेडिसिन में और सर्जरी में नई नई चीजों के आने की वजह से कई सारे बिना दर्द के ऑपरेशन यानी कि पेनलेस प्रोसीजर्स भी आ चुके हैं। इन प्रोसीजर्स में जो एक काफी ज्यादा कारगर और सक्सेसफुल प्रोसीजर है उसको हम स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी या स्टेपलर विधि वाला ऑपरेशन बोलते हैं। ये ऑपरेशन में आमतौर पे पेशेंट को ज्यादा दर्द या जरा भी दर्द नहीं होता और इसमें पट्टी या बार बार ड्रेसिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती और पेशेंट अगले ही दिन से नॉर्मल काम करना स्टार्ट कर देता है। बहुत से पेशेंट हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, बवासीर का ऑपरेशन होने के बाद ये प्रॉब्लम क्या परमानेंटली चली जाएगी? देखिए, इसका जो उत्तर है वो ये कि बवासीर को कंट्रोल करने में हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट और हमारी बाउल हैबिट यानी कि हमारा जो टॉयलेट जाने की प्रक्रिया है, इस पे हमारा डिसिप्लिन और कंट्रोल होना जरूरी है। किसी भी ऑपरेशन के बाद यदि कब्ज बनी रहती है, पेट नहीं साफ होता या लेटरिन गड़बड़ आती रहती है, तो जाहिर सी बात है बवासीर वापस भी लौट सकती है। तो इसलिए बवासीर के ऑपरेशन के बाद में आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना, बवासीर से बचने के लिए खूब सारा फाइबर लेना है और जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिकॉशन बताएं उसका अच्छे से पालन करना है। कायदे से किया हुआ जो ऑपरेशन है, स्टेपलर विधि वाला जो ऑपरेशन है, इससे आमतौर पे बवासीर में बहुत ज्यादा सफलतापूर्वक इलाज हो जाता है और काफी सारे लोग इस बीमारी से मुक्ति भी पा लेते हैं। तो अपने गुदा द्वार के सिम्टम्स को शर्मा के अपने तक सीमित ना रखें। एक किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इनके लिए जरूर आप मिलें, अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करें और इसका उपयुक्त, इसका अच्छे से इलाज कराएं। और यदि सर्जन आपको सर्जरी की सलाह दे रहा है तो आप उसके बारे में डिस्कस करें और बेवजह सर्जरी से ना घबराएं। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो करनी पड़ती है, उसी से आपको लॉन्ग टर्म में सेहत में आराम मिलता है। आज का ये फेसबुक लाइव सेशन मेरे साथ वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ। नमस्कार।